आज से जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई के नाम से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो बेसिक काम होगा कि बिल्कुल दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं और वो उनका कोई आपस में झगड़ा चल रहा है और एआई जो है ना वो उनके मसले को हल करेगी, उनकी चैट सुनेगी और साथ साथ उनको कूल डाउन करेगी, उनके मसले को हल करेगी। तो इस मसले को देखने के लिए कि भाई आया कि हमारा ये एआई का आइडिया वर्क करेगा भी सही या नहीं करेगा, क्यों ना हम पहले एआई के पास जाएं और उससे पूछें कि क्या हमारा ये आइडिया फिजिबल है भी सही या नहीं। तो आपने कहाँ जाना है इस काम को देखने के लिए? आप जाएंगे यहाँ से लिखेंगे ai studio.google.com। ये समझ लें आपके गूगल वालों की तरफ से एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप चेक कर सकते हैं कि आया कि आपका जो मॉडल है, ये जो आपका आइडिया है वो एआई के थ्रू वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो मैं यहाँ से एपीआई गेट कर सकता हूँ एप्लीकेशन में जेमिनी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर और साथ ही साथ मैं यहाँ से अपने एक मॉडल को ट्रेन भी कर सकता हूँ। मॉडल को ट्रेन करने का क्या मतलब होता है इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। फ़िलहाल मैं सीधा क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट, जिसके ज़रिए मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। तो मैं इसे पूछता हूँ कैन आई क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग जेमिनी चैट एआई इन माई फ्लटर एप्लीकेशन which resolve the dispute among two guys. Like if two guys are chatting on a dispute and someone click on a AI button, AI should read all chat in between two and provide a better solution for it. Is this possible? तो ये मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें फ्लटर के अंदर मैं जेमिनी एआई को इंटीग्रेट करूँगा, दो लोग आपस में चैट करेंगे और अगर उनके दरमियान कोई इशू चल रहा है और कोई भी बंदा साथ एआई के ऊपर क्लिक करता है तो वो उसकी सारी पिछली चैट पढ़कर जो है एक बेहतर सोल्यूशन उन दोनों को बताएगा। तो इस ट्यूटोरियल में साथ साथ आपको फायरबेस भी पता चल जाएगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन भी पता चल जाएगा और आपको एक चैट एप्लीकेशन फायरस्टोर के ज़रिए बनानी आ जाएगी और साथ आपको एआई के थ्रू काम कैसे करते हैं और कुछ मल्टीपल और ऐसे फीचर जो आपकी एप्लीकेशन में होने चाहिए आपको इस ट्यूटोरियल में समझ आ जाएंगे। सो अब ये बात जो है, इस सवाल जो है मैं इससे पूछने लगा हूँ, लेट्स सी कि ये हमें क्या जवाब देता है। It's definitely into your result distributed to you. Here's how you can here's this बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसने साफ तौर पर कह दिया, आप बेफिक्र होकर इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि चीज़ पॉसिबल ही ना होती है और हम उसको बाद में बनाकर फिर बैठकर पछता रहे होते हैं कि ये तो पॉसिबल था ही नहीं। तो हमने एआई से पूछा है और ये हमें बता रहा है कि दिस इज़ टोटली पॉसिबल, यू कैन गो फॉर इट। सही है, तो हम जाते हैं अपने सॉरी कोड भी दे दिया काफ़ी हद तक, नहीं कोड नहीं, उसने तरीक़ाकार बता दिया है कि इस तरह से आप इसको फॉलो कर बना सकते हैं। बाकायदा उसने जेमिनीज़ क्या ज़बरदस्त इसने फंक्शन हमें दे दिया है कि हम जो है ना चैट की हिस्ट्री सीधा जेमिनी को प्रोवाइड करेंगे और जेमिनी जो है वो हमें सारा वो पढ़कर जो है ना सीधा हमें हल बता दो।
सही है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ उसने हमें बता दी है। मतलब ये समझ लो कि आपकी ऐप का उसने 30% काम कर दिया। तो हम जो है अब यहाँ से जाते हैं और सबसे पहले जो काम हम करेंगे, हम अपने जो है वो फायरबेस कंसोल पर जाएंगे और अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर के नाम से हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और फिर जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस को क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। फायरबेस आपको पिछली सारी कमांड्स पता होनी चाहिए। इससे पहले मैं फायरबेस के साथ फ्लटर की एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं उसकी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सो ये कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। फायरबेस इनिट से हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट में फायरबेस को इनिशियलाइज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमें फायर स्टोर चाहिए होगा, इसमें फंक्शंस चाहिए होंगे, इसमें होस्टिंग भी चाहिए होगी, स्टोरेज भी चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले हम जाकर वापस कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तो जी हाँ, प्रोजेक्ट बन गया है। उसके ऊपर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास सारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ से ऐप होस्टिंग पर भी क्लिक कर लेता हूँ, ऑथेंटिकेशन के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ, फायर स्टोर डेटाबेस के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ और कौन सा हमने किया था, स्टोरेज पर भी क्लिक कर लेता हूँ और अकेला होस्टिंग के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज़ करनी है। सो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन में जाते हैं और ऑथेंटिकेशन में जाकर गेट स्टार्टेड पर जाते हैं और गेट स्टार्टेड में जाके दो चीज़ें हम करते हैं। आप लोग बताएं कि इसमें हम फ़ोन का ऑथेंटिकेशन करें या गूगल का। ईमेल और पासवर्ड का तो हम करेंगे ही करेंगे जी। कितने कहते हैं फ़ोन वाला और कितने कहते हैं गूगल वाला? दो गूगल वाले हैं, दोनों भी हो सकते हैं, मैंने टाइम नहीं होगा हमारे पास। फ़ोन ओके जी, फ़ोन नंबर हम करेंगे इसके अंदर और टेस्ट के तौर पर हम कोई फ़ोन नंबर इसमें लाजमी ऐड करेंगे जो कि हमारे टेस्ट फेज़ में वर्क करेगा। ये जो होगा ना क्या कहते हैं, ये जो एप्लीकेशन क्रिएट होगी इसे टेस्ट फेज़ में हमारे फ़ोन वेरिफिकेशन होगी। जब हम इस एप्लीकेशन का रिलीज़ मोड निकालेंगे, अब रिलीज़ मोड क्या होता है, डीबग मोड क्या होता है, ये भी आप में कुछ बच्चों को नहीं पता। तो बहरहाल यहाँ पर आप अपना एक टेस्ट नंबर देंगे फ़ोन मोड के लिए। तो मैं लेट से वो टेस्ट नंबर देता हूँ कि भाईजान +923058431046 का फ़ोन नंबर है। और जब भी इसके ज़रिए टेस्ट करवाओ तो जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने लेना है 431046। ये हमने ऐड करवा दिया और साथ ही हमने इसके ऊपर इनेबल का बटन नहीं प्रेस किया था, दोबारा से इनेबल का बटन प्रेस करते हैं और सेव करवा देते हैं। तो एक तरह से फ़ोन के थ्रू होगा ऑथेंटिकेशन हमारी एप्लीकेशन में। दूसरा जो हम फायर के ज़रिए ऑथेंटिफिकेशन करवाएंगे वो करवाएंगे ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। सो ये हमने ईमेल और पासवर्ड इन दोनों को ऐड कर लिया। अब हम फायर स्टोर डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ से जाकर आपको पता है कि हम उसे बोलेंगे कि डेटाबेस क्रिएट कर दो और सीधा हम उसे बोलते हैं कि प्रोडक्शन मोड ही क्रिएट करो। लोकेशन, पहले हम लोकेशन सेलेक्ट कर लें। लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं कैंसिल करके दोबारा डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। विल बी स्टोर्ड, तो मेरे से लोकेशन तो सेलेक्ट करवा ही नहीं रहा, ये क्या रीज़न है भाई? हाँ नीचे कोई नहीं, वो एरर नहीं दे रहा, बता रहा है कि एक दफ़ा आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर ली तो फॉर एवर यही रहेगी। तो ये लोकेशन तो हमें दे ही नहीं रहा। यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस आती हैं जिसमें से हम चलें, होपफुली ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन एक्सेप्ट कर लेगा। आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें, प्रोडक्शन मोड क्रिएट कर लें और आपकी डेटाबेस जो है ना फायर स्टोर की वो क्रिएट हो जाएगी। फायर बेस के फ्लटर के साथ फायर बेस को कनेक्ट करने से पहले ये सारे काम करना। सो ये हमारी फायर स्टोर क्रिएट होगी। अब हम स्टोरेज पर जाते हैं और स्टोरेज की बकेट भी क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्शन में ही और डन कर देते हैं। प्रोडक्शन और टेस्ट मोड होता है जब आपने बिल्कुल इनिशियली किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो आप टेस्ट मोड पर करते हो। आप प्रोडक्शन मोड पर भी कर सकते हैं। इनके जो की डिफरेंसेस हैं वो आपने गूगल से सर्च करना है क्योंकि उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। सो डिफरेंस इन बिटवीन
टेस्ट मोड एंड प्रोडक्शन मोड इन फायरबेस। इसके जो की डिफरेंसेस हैं वो आपने देख लेने हैं। तो बहरहाल ये हमारी स्टोरेज की बकेट भी क्रिएट होगी। अब हम होस्टिंग पर देख लेते हैं। होस्टिंग लेट से हम यहाँ पर कोई जो है अपनी एडवांस में कोई क्रिएट कर लेते हैं एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI। कंटिन्यू करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी ऐप का निकनेम है। अच्छा, इससे पहले कि हमारा जो है ना ये डिस्प्यूट रिजॉल्वर का जो डोमेन है वो कोई और ख़रीद ले, या कोई और ख़रीदना तो नहीं होता, ये तो फ्री होता है। तो इससे पहले कि कोई और कर ले डिस्प्यूट रिजॉल्वर .ai की डोमेन कोई और पिक कर ले, आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाकर प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाएंगे। यहाँ से आप ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वेब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी ऐप को दोबारा से कोई निक नाम देंगे। जैसे मैं देता हूँ डिस्प्यूट रिजॉल्वर का मैंने नाम दे दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फायरबेस होस्टिंग को सेटअप करोगे। यहाँ से इधर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप अपनी होस्टिंग का नाम देंगे .web.app, जिसके आगे आएगा। आमतौर पर .com आता है ना, लेकिन फायरबेस होस्टिंग पर जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो .web डोमेन जो मिलती हैं वो .web.app के ज़रिए मिलती हैं। सो हम यहाँ पर अपने डोमेन का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ डिस्प्यूट, या मैं कहता हूँ इशू रिजॉल्वर, ये ज़्यादा सही है, इशू रिजॉल्वर AI। ये डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI नाम होगा, डोमेन होगा, जिसको हम ऑनलाइन मोबाइल की ऐप के साथ साथ वेब ऐप भी रख सकेंगे। तो लेट्स से ये डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI देखते हैं और चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये अभी वो चेक कर रहा है अपनी डेटाबेस में कि भाई ये जो डोमेन इसने चूज़ किया ये अवेलेबल भी है या नहीं। बिल्कुल अवेलेबल है, अदरवाइज़ ऐप रजिस्टर ही नहीं होनी थी। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब सिंपली आप नेक्स्ट क्लिक करो, और जो ये होस्टिंग वाला सेक्शन है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये होस्टिंग वाला जो सेक्शन है ये आप जाकर कहाँ पेस्ट करोगे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पर करोगे। पहले अब हमारा ये जहाँ पर जो फ्लटर ऐप के अंदर कनेक्शन का जो थोड़ा सा काम रह गया था, अब वो करते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मैं मैं डिफरेंट मूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं किस पर क्लिक करूँगा कि मैंने प्रोजेक्ट नया क्रिएट नहीं करना फायरबेस पर, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने क्रिएट कर लिया है। अब आप सीधा किस पर क्लिक करोगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर। याद रहे, आप जो लॉगिन हुए हो फायरबेस के ऊपर, उसका यूज़र वही होना चाहिए जिस पर आपने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है। इस बात को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चूँकि मैं बिल द कोडर 046 के ऊपर हुआ हूँ साइंड इन, और उधर ही मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और मैं यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ दूसरे टर्मिनल में जाकर कि मैं कहाँ पर साइंड इन हूँ। फायरबेस लॉगिन के ज़रिए ये मुझे बताएगा कि मेरा लॉगिन यूज़र कौन सा है। तो ये आप देख सकते हो कि किस पर मैं लॉगिन हुआ हूँ, बिल द कोडर 046 पर। अब जब मैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मेरा नया क्रिएटेड प्रोजेक्ट मुझे नज़र आएगा। अगर मैं अपने यूज़र पर लॉगिन ना हुआ होता, किसी और यूज़र पर लॉगिन हुआ होता, तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे नज़र ही नहीं आना था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्प्यूट रिजॉल्वर तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमें शो हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक एंटर प्रेस करता हूँ, ये फायरस्टोर सेटअप आ गया। फायरस्टोर सेटअप जो है एंटर प्रेस कर देता हूँ। फायरस्टोर रूल्स की यही होगी, और फायरस्टोर इंडेक्सेस के लिए कौन सी फ़ाइल यूज़ करनी है यही कर लेना। एंटर प्रेस करता हूँ, और फंक्शंस अब सेटअप किए जा रहे हैं मेरी एप्लीकेशन के अंदर। क्लाउड फंक्शंस क्या बीमारी होती है, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के दौरानिए में आपको वो भी समझ आएगा। नहीं जी, फंक्शन सेटअप हो रहे हैं। 3 लैंग्वेजेस आप अपने फंक्शंस के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आप में से जावास्क्रिप्ट सबसे पुरानी है, टाइपस्क्रिप्ट उससे नहीं है, पाइथन उससे भी नहीं है। अगर आपको पाइथन आती है तो आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मुझे पाइथन नहीं आती, मैंने सीखनी है। पाइथन इन तीनों से लेटेस्ट है। जावास्क्रिप्ट मुझे आती है। जावास्क्रिप्ट की अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो कोड अकेडमी के नाम की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। तो और उसके ज़रिए आप क्लाउड फंक्शंस लिखते हैं। अब ये क्लाउड फंक्शंस क्या बीमारी है, ये बिल्कुल बस कोड्स ही होते हैं। जो फंक्शंस आप इधर डार्ट में लिखते हो वो कहाँ रन हो रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर रन हो रहे हैं।
कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आप कहते हो कि ऑटोमेटिकली रन हो, वो क्लाउड के ऊपर पड़े हुए हों, फायरबेस के सर्वर के ऊपर पड़े हुए हों, जैसे ही कोई नया बंदा ऐड हो तो क्लाउड फंक्शन वहीं पर ही रन हो जाए और सभी बंदों को फंक्शन एक नोटिफिकेशन चला जाए कि भाईजान ये नया बंदा ऐड हुआ। वो सारा काम कौन करेगा? क्लाउड पर पड़ा हुआ फंक्शन, उन्हें बोलते हैं क्लाउड फंक्शंस। कौन सी? जावास्क्रिप्ट, पाइथन सीखने के लिए कोड अकेडमी, कोड अकेडमी, CODECADEMY, कोड अकेडमी, यहाँ से जाकर आप ये लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अच्छा, मैंने अपनी कोडिंग की इब्तिदा उसी वेबसाइट से की थी और परफेक्ट है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पर हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से आपने ESLints के चेक्स को अलाउ नहीं करना, एन प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। डिपेंडेंसीज़ आपने अभी इंस्टॉल करनी है, जी हाँ बिल्कुल करनी है। अभी आप सारी डिपेंडेंसीज़ जो कि रिक्वायर्ड हैं क्लाउड फंक्शंस के लिए, उन सारी को आप डाउनलोड कर लें। लेट से मैं कहता हूँ कि यार एक ऐसा क्लाउड फंक्शन सर्वर के ऊपर पड़ा हो कि जैसे ही जो भी इस नाम का बंदा मेरी एप्लीकेशन में ऐड हो ना, सुफियान नाम का, तो हर तरफ जाए कि भाई बिल्डोज़र आ गया, बिल्डोज़र आ गया, हर तरफ नोटिफिकेशन क्या चला जाए, बिल्डोज़र आ गया, बिल्डोज़र आ गया। अब मैं तो नहीं बैठा हुआ, अब मैं अगर इस चीज़ को मुझसे चेक करूँ भाई कौन सा यूज़र ऐड हुआ है, हाँ इसका नाम क्या है जी, सुफियान है, तो वो नोटिफिकेशन सबको भेजो, ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्लाउड फंक्शन लिख कर कहाँ रख दूँगा? फायरबेस पर, कि भाईजान जब भी यूज़र एंटर हो उसका नाम चेक करो, क्या नाम है जी, सुफियान नाम है, लो जी सबको नोटिफिकेशन भेजो, क्या आ गया जी, बिल्डोज़र आ गया। तो ये काम आप क्लाउड फंक्शन के ज़रिए कर सकते हो। क्लाउड फंक्शन नाम से जाहिर है वो फंक्शन जो कहाँ पड़े हैं। मुझे क्लाउड फंक्शंस को देखो मैंने आपको कितनी आसानी से समझा दिया। मुझे उम्मीद है आप में से अगर 10 बच्चे बैठे होंगे ना, तो उसमें से 4 बच्चों को तो कन्फर्म समझ आ गया होगा, बाकी 6 को थोड़ा बहुत गटपट होगा। और मुझे किसी ने इस तरह समझाया नहीं था और मैं समझता था पता नहीं क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं, वो पता नहीं क्या होते हैं, वो हला पता नहीं क्या होते हैं, बड़ा परेशान हो जाता था मैं। क्लाउड फंक्शन जैसे नाम होता था मैं मुँह इधर उधर ले जाता था, पता नहीं क्या है। ठीक है, कोई और क्लाउड फंक्शन की मिसाल आप दे सकते हो अपने दिमाग से जब तक हमारे ये डाउनलोड हो रहे हैं? अच्छा नहीं, अब हमारे डाउनलोड हो गए हैं फंक्शंस। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो मोस्टली कहाँ पड़ी होती है जब हम उसे बिल्ड करते हैं तो, और वेब किस फोल्डर में होता है? बिल्ड के फोल्डर, build/web लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे build/web। ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी होगी जब भी आप फायरबेस पर होस्टिंग अपलोड, फायरबेस पर आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो कौन सा फोल्डर उठाकर आपने डालना है फायरबेस के ऊपर। तो यहाँ हमने उसका क्या दिया है, पाथ दिया है कि भाईजान बिल्ड के फोल्डर में जो वेब का फोल्डर पड़ा ना भाईजान उसको उठाना और फायरबेस के ऊपर रख देना। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने नो प्रेस किया, यहाँ से फिर मैंने नो प्रेस किया और यहाँ से भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया। स्टोरेज रूल्स की यही फाइल होगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके जी, अब हमारी फायरबेस की इनिशियलाइजेशन हो गई है लेकिन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे जी? तो बता सकते हैं कमांड कौन सी पहले रन होगी? शाबाश, किसने बताया? बच्चे क्या बात है, फ्लटरफायर कॉन्फ़िगर। अच्छा जी, कोई मसला आ रहा है, कह रहा है कि इसको ये हमारी कमांड नहीं मिली। अब कोई बता सकता है कि हम क्या करेंगे? बता सकता है? हैं? मैं फ्लटरफायर के डॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर फ्लटरफायर कॉन्फ़िगर की कमांड को रन करने से पहले एक और कमांड है जो रन होनी चाहिए। सबसे पहली तो जो कमांड रन होनी चाहिए वो क्या है जी? आपकी फायरबेस कोर का पैकेज लाजमी आपके उसमें होना चाहिए प्रोजेक्ट में, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है जी? आपकी ये जो है ना CLI, इसको आपने एक्टिवेट करना है हर हाल में। ये वाली कमांड आपने हर हाल में रन करनी है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और पेस्ट करते हैं। ये अब हमारी फ्लटरफायर CLI एक्टिवेट हो रही है। लो जी, फ्लटरफायर CLI एक्टिवेट होगी। अब हम फ्लटरफायर कॉन्फ़िगर की कमांड को रन करेंगे। और समझ आ रही है बड़ा तेनू? नहीं आ रही? फायरबेस लेक्चर लयन लगे आ कूड़ धक दें धोर। अब हम फ्लटरफायर कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे यू हैव एन एग्जिस्टिंग firebase.json फाइल, वुड यू रेफर टू रीयूज़ द वैल्यूज़ इन योर।
तो भाई हम उसे कह रहे हैं कि भाईजान जो ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है ना हमें वो नहीं चाहिए, हमारा नए सिरे से क्रिएट करना। तो मैं लिखूँगा नो, एन प्रेस करूँगा और वो नो हो जाएगा और मेरा सारा काम firebase.json का नए सिरे से होगा। तो अब हमें कौन कौन सी फाइल्स वहाँ पर करवानी है, कौन कौन सी एप्लीकेशन रजिस्टर करवानी है, हमें एंड्रॉयड भी चाहिए, iOS भी चाहिए और वेब भी चाहिए। एंटर प्रेस करूँगा और इसका नाम हम रख देते हैं com.build द कोडर डॉट डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI। ठीक है जी, ये हमने इसका नाम रख दिया। इसका नाम हो जाएगा com.signcoder.dispute-resolver-AI। पैकेज का नाम कुछ सोना सा रखते हैं। यही जो पैकेज का नाम होता है ना, जब आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपलोड करते हो तो यही नाम शो होता है। सही है? ऐसा है? ऐसा है? गुड। या मैं वाज़े तौर पर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूँ इसकी, कैसा है या नहीं? ऐसे ही श्योर बच्चों, क्यों नहीं। ये देखो, जैसे कि मेरी प्ले कंसोल में मैं जाता हूँ, प्ले कंसोल में मैं क्यों गया हूँ धुर, तो मैं जाऊँगा प्ले स्टोर ऐप्स पर मैं जाऊँगा। ठीक हो गया जी, प्ले स्टोर ऐप्स में मैं गया और यहाँ पर जाकर मैं अपनी एप्लीकेशन निकालूंगा। मेरी एप्लीकेशन कौन सी है जी? मैंने रिसेंटली कौन सी अपलोड की थी? नहीं, टैलो वाली अपलोड की थी। टैलो की मैंने डिलीवरी बॉय वाली अपलोड की थी। तो मैं इसमें जाता हूँ, टैलो डबल लिखता हूँ और मैंने रिसेंटली वापस सारी एप्लीकेशन अपलोड की हैं, जिसमें से बिल्ड द कोडर के अंदर एक तो ये टैलो की एप्लीकेशन है। इसका आप यहाँ से पैकेज नेम देख सकते हो। तब मुझे इस बात का ठीक से आइडिया मुझे भी नहीं होता था जब मैंने इसको अपलोड किया था ना, कि भाईजान ये इस पैकेज का नाम का असल में फ़ायदा क्या होता है। तो तब मैंने लिख दिया com.food-ordering-app.food-delivery-app, जो कि एक खच नाम है। अब मैंने जो रिसेंटली किया है उसका नाम ज़रा देखो। मैं गया, हाँ जी, नोप, नहीं हो सकता, यही तो बात है। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये देखो, ये मेरी डिलीवरी बॉय की एप्लीकेशन है और इसका नाम क्या लिखा हुआ है? com.tallo.delivery। ये सोना नाम है ना। अब अगर पिछली का नाम होता है com.tallo.user-app, प्यारा होता है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये आपकी एप्लीकेशन की पहचान है। ठीक है, तो और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए इसकी? काफ़ी है। गुड बाजी, आप कॉम डॉट लिखे बगैर रह ही नहीं सकते बेटा। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो लिखा हुआ आता है ना com.example.app, ये आपने लिखना होता है। कॉम आपका लफ्ज़ लाजमी है। ठीक होगा? एग्जाम्पल का कर सकते हैं, डॉट ऐप का चेंज कर सकते हैं। बेटा इतना इम्तिहान ना लो, कुछ थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लिया करो यार। सही है, सारा मतलब मैं ही करवाऊँ हैं यार, मुझे पता था कौन का वैसे। चलो अभी छोड़ो। ओके जी, फ्लटर फायर कन्फिगर। भाई मैं उन टीचर जैसा नहीं हूँ जो सवाल किसी ने बच्चे पूछा, ओए आपने मुझे सवाल पूछा, घर फटा हूँ, दोबारा सवाल नहीं पूछा, शर्म नहीं आती? मैंने सवाल पूछा, पूछो, पूछो। नहीं आता होगा तो मैं कहूँगा कि भाईजान नहीं आता, माजरत है, जेमिनी का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, जाओ और चैट जीपीटी जाकर पूछ लो, घर फटे मुँह। ओके जी, लेकिन सवाल ज़रूर पूछो, जो जहन में क्लिक हो वो पूछो। ओके जी, अब हम जाते हैं कहाँ पर हमारा था प्रोजेक्ट, ये रहा डिस्प्यूट रिजॉल्वर का। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन हो गया कनेक्ट। चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फ़ाइन, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं पहले 2 पैकेजेस को ऐड करूँगा। और वो 2 पैकेजेस क्या हैं? वैसे तो मुझे कन्फर्म है कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप लोगों को शक है तो वो हम ज़रूर अभी पहले चेक करते हैं। उसे चेक करने से पहले आपको पता है कि अगर हमने फायर स्टोर के साथ काम करना है तो हमें फायर स्टोर का पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर हमने ऑथेंटिकेशन के साथ काम करना है तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो हम दोनों पैकेजेस ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? फायरबेस ऑथ, ये पैकेज का नाम है। हम दूसरे टर्मिनल में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें टाइपिंग स्पीड अच्छी दी है, इतनी देर में जो है फ्लटर पब ऐड क्लाउड नाम था फायर स्टोर, इसको हमने ऐड कर लिया। इधर से ये भी ऐड हो गया, इधर से ये भी ऐड हो गया। थैंक यू सो मच, हमारे दोनों पैकेजेस ऐड हो गए। pubspec.yaml में जाते हैं, जाकर चेक करते हैं क्या हमारे दोनों पैकेजेस ऐड हो गए हैं। थैंक यू सो मच, तीनों पैकेजेस हमारे ऐड लेटेस्ट हो चुके हैं। अब चेक करने के लिए कि क्या हमारी एप्लीकेशन फायर स्टोर के साथ पप्पू तरीके से कनेक्ट हो गया या नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले कुछ ना कुछ वहाँ पर सेव करवा कर दिखाऊँगा आपको। कैसे सेव करवाऊँगा कि मैं मेन के अंदर लिख दूँगा एसिंक लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा,
अवेट करवाऊँगा और लिखूँगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। अब अगला काम करवाने के लिए पहले मैं फायरबेस फायरस्टोर को इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं लिखूँगा इंस्टेंस डॉट कलेक्शन और यहाँ पर मैं लिखवाऊँगा कि इदरीस के डॉक्यूमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम रख दो। वैसे तो अगर मैं कुछ नहीं नाम रखूँगा तो खुद ही कोई छोटा सा नाम रख देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार कोई यूनिक नाम हो तो एक पैकेज है जिसको कहते हैं फ्लटर पब एट UUID, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड होगा आप फ़ौरन से इस पैकेज का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक डब्बा क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे आप लिखेंगे, भजन समझ आ रही हो तो नहीं जा रही हो, समझ आ रही है ना? तो हम लिखेंगे UUID, नहीं आया रिपीट मुँह UUID, ये आ गया UUID। पहले इसने नहीं आना था अगर मैं पैकेज को डाउनलोड ना करता। ये मैंने किया, साथ ही मेरे ऊपर से ये पैकेज की लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। यहाँ पर मैं लिखूँगा इस तरह से और यहाँ पर मैं इसे जो डब्बा मेरे पास आया है वो मैं किसी और डब्बे में सेव कर लूँगा। जैसे मैं कर लेता हूँ शुएब द जीनियस बॉय, शुएब को मैंने ऐड कर लिया। अब शुएब से मैं यहाँ पर एक नया जो है ना ID क्रिएट कर लूँगा, माई डॉक ID का डब्बा क्रिएट कर लूँगा। आप पे पता लाली भेद टाइप की है और मैं क्या करूँगा शुएब डॉट V1, ये V2 भी है, V3 भी है, वाह किस्म की आप इससे IDs क्रिएट कर सकते हैं जो बड़ी कम्प्लेक्स होंगी, यूनिक होंगी। अगर आपका 10,000 डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है फायरबेस के ऊपर तो हर डॉक्यूमेंट का जो नाम होगा वो एक दूसरे से क्या बात है, और वो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मूसा का नाम दूसरे लड़के के साथ सेम हो सकता है, पर मूसा को जो मैं चेसिस नंबर या इसका कोई नंबर असाइन कर दूं वो नंबर दूसरे नंबर से सेम है। ओके जी, ये V1 मैंने ले लिया और ये मैंने माई डॉक ID यहाँ पर रख दी। बल्कि इधर प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पर भी नीचे प्रिंट करवा लेता हूँ। माई डॉक ID इज़ AMT कितों आ गया, यहाँ से हम लिख लेते हैं माई डॉक ID, ये मैंने रखा यहाँ पर। और अब मैं इस माई डॉक ID जो मेरे पास आया है ये मैं रख दूँगा कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ मैं रख दूँगा डॉट सेट कर दूँगा। यहाँ पर मैं एक अब यहाँ पर आज मैं फर्स्ट टाइम एक डेटा टाइप बता रहा हूँ और वो डेटा टाइप है मैप टाइप। कौन सी टाइप? मैप टाइप। मैप टाइप डेटा टाइप कौन सी होती है? ये देखो, जैसे इस सेट के अंदर जो भी आप सेव करवा सकते हो ना सारा मैप टाइप सेव करवा सकते हो। फायरबेस में आप जो भी डेटा सेव करवा सकते हो मैप टाइप का सेव करवा सकते हो। अब ये मैप टाइप क्या बना होती है, ये देखो मैं अभी आपको ऊपर एक मैप टाइप की चीज़ क्रिएट कर दिखा रहा हूँ। ये जिस तरह हम लिखते हैं ना स्ट्रिंग ना लिखो, लिखो मैप। उस मैप के डब्बे का नाम रख दो बिलाल और बिलाल के डब्बे के अंदर रख दो ID। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो ID। और मैं कहता हूँ भाई मेरा CNIC लिख लेते हैं और CNIC है इस बंदे का 366039471845 और मैं इधर बता भी देता हूँ कि भाईजान मैप में ना जो खब्बे पासे होगा वो होगा स्ट्रिंग और जो सज्जे पासे होगा वो होगा डायनामिक। सॉरी, लेफ़्ट साइड पे जो होगा स्ट्रिंग होगा, राइट साइड पे जो होगा डायनामिक। डायनामिक मतलब कि राइट साइड पर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, इंट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन लेफ़्ट साइड पर स्ट्रिंग का देना लाजमी है। अब यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ कि फेवरेट, दोनों साइड पर भी आप डायनामिक कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि उसका मतलब इसलिए नहीं बनता बेटा कि आप पहचान के लिए बेहतर है कि कोई नाम रखो। इस चीज़ की बात आपको ज़रा ठहर कर समझ आएगी। ओके, फेवरेट नंबर मैं देता हूँ लेट्स से 420। ठीक है जी, ये मेरा फेवरेट नंबर हो गया। अच्छा जी, इसमें एरर मेरे को क्या दे रही है कि यांच पे नहीं, वो बस आखिर में मैंने सेमी कॉलन डालना है, उसका एरर है एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस वाई दिस। भाई अच्छा, यहाँ पर बेटा कॉमा नहीं डाला मैंने, इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा डालना होता है। और मैं देता हूँ कि भाईजान फेवरेट स्टूडेंट सारे ही निकम्मे हैं। ठीक हो गया, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, एक मैंने टाइप बना दिया है
जैसा लिस्ट की टाइप थी, ये एक मैप की टाइप है, क्योंकि फायरबेस पर जो मोस्टली डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा सेव होता है वो मैप में होता है। तो मैं अब सेट क्या कर दूंगा, जो मैप मैंने बनाया है उसको सेट कर दूंगा, या डायरेक्टली मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता था, इस सारे को मैं करता कट और मैं सीधा बिलाल के अंदर लिख देता ये, पर ये थोड़ा सा भैड़ा हो जाता है, समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बिलाल का हमने सेपरेट बना लिया ऊपर, और यहाँ बिलाल लिख कर हमने क्या कर दिया, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि मैं जब रन इधर से एप्लीकेशन रन करूँगा तो क्या ये ऑटोमेटिकली जब अल्लाह देता मेन गेट में आता है तो क्या ये चीज़ें सारी उधर फायरबेस पर सेव होती हैं या नहीं होती। तो मैं यहाँ से एक मिनट तो ये मैं क्रोम पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमारा ये डेटा फायरबेस पर सेव हो जाना चाहिए। तो ये रन हो रही है। अब पुत्र मूसा तो अपना सवाल का बता। बेटा इसकी चस ये है कि आप एक जिस तरह क्लास के अंदर बाबा सारे डब्बे सेव करवा सकते हो ना, एक क्लास के अंदर बाबा सारे डब्बे रख सकते हो ना। मैप की भी यही चस है कि एक डब्बे के अंदर आप बाबा किस्म के डब्बे रख सकते हो, लेकिन उनकी पहचान के लिए नाम नहीं, जितनी मर्जी बनाओ मैप, चाहे उसके अंदर 1000 इस तरह की बातें लिख दो। ये जिस तरह की आपने बात लिखी है ना, ये 1000 लिख दो, ये 10,000 लिख दो, ये लिख दो, जो मर्ज़ी लिख दो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है ये अब आपको ज़रा अभी आपके माइंड को ज़रा अब्जॉर्व करने में ज़रा टाइम लगेगा। अभी एक मिनट बेटा, अब हम चेक करते हैं हमारा अल्लाह दिता वर्क कर गया। अल्लाह दिता आया था मेन गेट में, एप्लीकेशन रन हो गई है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा डेटा पीछे सेव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, क्या कहाँ एरर है? कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। अच्छा डॉट में एरर आ रहा है कोई जी, क्या एरर आ रहा है? वो कह रहा है माई ऐप इज़न्ट अ क्लास। वो ये टेस्ट विजेट टेस्ट में आया है और इधर के एरर को हम सबको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं मेन में गया और यहाँ जाकर मैं अब देखता हूँ, दोबारा से एप्लीकेशन रन करने से पहले मैं फायरस्टोर डेटाबेस पर जाकर देखता हूँ क्या है कि कुछ सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो भाईजान कुछ भी नहीं सेव हुआ, तो डेफिनेटली वो एरर आ गया होगा। रूल्स, वेरी गुड, ये रूल्स की वजह से हुआ। हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो फायरबेस पर कुछ भी वर्किंग करने से पहले एक तो यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि यूज़र का साइन इन होना ज़रूरी है। अभी हमने यूज़र को साइन इन नहीं करवाया, हम क्या चाहते हैं कि बगैर साइन इन किए ही, बगैर ऑथेंटिकेट किए ही डेटाबेस फायरबेस पर सेव करवाई जाओ। लेकिन ये ख़तरनाक होता है, इससे आपकी डेटाबेस का कोई डेटा चोरी कर सकता है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम इसको अभी अपने यूजेज के लिए ऐसे ही पब्लिश कर रहे हैं, इफ़ फॉल्स को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म कर दिया। अब मैं गया अपने डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है कि जब भी आपने फायरबेस यूज़ करनी है ना, तो भाईजान पहले आपने ये वाला काम ज़रूर करना है मेन ऐप के अंदर। तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई कोड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फायरबेस एसेंशियल्स या इनिशियलाइजेशंस, या ज़रूरी है ये चीज़ें। ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ से मैंने फायरबेस कोर को इंपोर्ट किया और डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जो है मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ और चेक करते हैं, होपफुली अब हमारा डेटा सेव हो जाएगा। नहीं, 2 भी लगा सकते हैं, वो तो मैंने स्पीड में 3 लगा दिए। सो मैं अब इधर डिस्प्यूट रिजॉल्वर में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे डेटाबेस में कोई फ़र्क पड़ा। ओह क्या बात है, इदरीस की कलेक्शन बन गई, उसके अंदर एक अजीब व गरीब सा आईडी मिल गया और उसके अंदर जो बातें मैंने सेव करवाई थी वो सेव पप्पू हो गया काम यहाँ तक। अब जी हम अपनी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों UUID फायरबेस दे देता है, नहीं ऑटोमेटिकली भी वो दे देता है। इसका कहाँ यूज़ होगा अभी आपको पता चलेगा। ये जस्ट मैंने आपको वैसे भी एन एग्जांपल दिए, जब भी आपको कोई यूनिक
नंबर चाहिए होता है ना, तो आप इस पैकेज को यूज़ कर सकते हो। अभी मखसूस जगहों पर क्या क्या मामला होंगे भी आपके सामने होंगे। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसे कहते हैं कि भाईजान अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और मैं इधर से जो है अपने काम को आसान करने के लिए, इस ट्यूटोरियल को आसान करने के लिए मैं जाता हूँ वापस अपने, कहाँ पर जाना था योरिया, यहाँ जाता हूँ। और किधर की हो, किधर की हो योरियो। अच्छा, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि भाईजान आपको पता तो लग गया मैं क्या बना रहा हूँ। इसे मैं कहता हूँ प्लीज़ क्रिएट ऑल स्क्रीन्स फॉर माई ऐप इन मेन डॉट डॉट। लो जी, अब ये मैंने इसे कह दिया कि इसको मेरी एप्लीकेशन के वो तो प्रोजेक्ट का तो पता लग गया कि क्या है। अब ये उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो सारे फंक्शंस हैं, जो सारे मामलात हैं, वो सारा का सारा खुद ही क्रिएट करके मुझे एक ही स्क्रीन पर दे देगी। सो अब हम मूसा के सवाल की तरफ जाते हैं। हाँ जी मूसा। एंटर करने से सिर्फ नीचे जाता है, रंग वाले बटन क्लिक करने की कोई नहीं है इसमें। जैसे जैमनी में एंटर दबाते से उसका वो रंग हो जाता है। होगी बेटा, आप अपने तौर पे जब आप यूज़ करेंगे ना तो लाजमी चेक कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि क्या है, ठीक है। ये दोबारा से हम रीरन करते हैं, किसी वजह से उसने हमें रिस्पांस पूरा नहीं दिया, उसकी बस होगी 2-4 लाइनें देकर ही। चल ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, बाज का जब ये अपनी वर्किंग छोड़ता है ना तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। ला फिर रुक गया, चैट जीपीटी पे चले जाए यार। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ये है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ये है असल में। हाँ उधर भी अड़ जाता होता है, ये तो बात गलत है यार। चलो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं आई एम क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट रिजॉल्वर। डिस्प्यूट रिजॉल्वर क्या, एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रोवाइड यूजिंग जेमिनी एपीआई, यूजिंग जेमिनी एपीआई प्लीज़ प्रोवाइड मी द फुल कोड विद इन मेन डॉट डॉट फाइल। चलो जी अब इसे देखते हैं। लो ये तो मैंने बताया ही नहीं कि भाई ये करेगी क्या। हमें क्रिएटिंग डिस्प्ले एप्लीकेशन यूजिंग जेमिनी एपीआई, ये बेसिकली क्या है, चैट एप्लीकेशन, ये तो हमने बताया नहीं उसे। अब इसके पास जाते हैं, इसे देखते हैं इसने कुछ आगे प्रिंट किया है, नहीं, ये यहीं पर ही रुक गया। तो ये हमारी जो है बेसिकली एप्लीकेशन सारी क्रिएट कर रही है, हमें बनी बनाई स्क्रीन्स मिल जाएंगी। यूजिंग गेटएक्स कर दें इसे, ओहो थैंक यू, टाइम से बता दिया। यूजिंग गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट, इसमें आपने बताया फाइव के साथ कनेक्ट होएगी। क्या हाँ इसको मैंने बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ, गुड, वेरी गुड यार, कितने ज़हीन हो गया मूसा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं यूजिंग जेमिनी यूजिंग गेटएक्स मैनेजमेंट, माई ऐप इज़ कनेक्टेड टू फायरबेस। अब ये सारा कोड उसी हिसाब से बनाएगी फायरबेस के साथ, मेरे मैसेजेस वहीं सेव कराएगी, वहीं से फैच करेगी, सब कुछ एक ही में बना देगी।
अब देखो उसने फायरबेस की जो एसेंशियल्स थे ना वो भी करवा दिए। इसमें से हमने एक पैकेज अभी तक डाउनलोड नहीं किया, कौन सा? HTTP भी और गेट भी। फ्लटर पब ऐड गेट, फ्लटर पब ऐड तो हम देखते हैं कि इसने हमें कितना कोड दे दिया है। बाबा कोड दे रहा है हमें, है ना? फ्लैज चल जाएगा। ठप्पा भी बना दिया उसने, देखो क्लास बना दी, सारी चीज़ें बना दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब से बताना शुरू कर दे। तो अब मैं ज़रा ठप्पे से डब्बे से बाहर आता हूँ। अब ठप्पे को दरअसल कहते हैं क्लास, डब्बे को कहते हैं वेरिएबल, काम वाली चीज़ों को कहते हैं फंक्शंस। काम जो काम काम बोलता था ना, इस ठप्पे का ये काम है, इस ठप्पे का ये डब्बा है। ठप्पे के डब्बे होते हैं क्लास के वेरिएबल्स, ठप्पे के काम होते हैं क्लास के फंक्शंस। और कंस्ट्रक्टर्स को तो मैं शुरू से कंस्ट्रक्टर ही कहा, कंस्ट्रक्टर बनाने वाला, कि जब भी आप एक ठप्पे का डब्बा बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हो गया, मुबारका, मारो कापी। आए जी आए हम, चल उत्ते चल। एदा बड़ा पता होना मेरे बच्चों ने, एदा बड़ा पता होना, एदा बड़ा पता होना। दुनिया दी भावें किसी शायद का पता होवे ना होवे, चैट नकल मारन जैसी शेर है। हाँ उमैर अस्सलाम वालेकुम। उमर यार मैं ना अभी बच्चों को लेक्चर दे रहा था, मैं मगरिब की नमाज के बाद आपको शेयर कर दूँ। मैंने कहा मगरिब की नमाज के बाद शेयर कर दूँ। हाँ मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह। हाँ हो रही है मेरा ख्याल है, पता नहीं अब इसमें आवाज़ है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता। ओके, यहाँ से नहीं उम्मीद है इंशाल्लाह साउंड होगा, साउंड होगा। कल वाली वीडियो में था ना साउंड, बिल्कुल मैंने चेक किया था साउंड था, बेफिक्र रहो। नहीं नहीं मैं दोबारा नहीं सिखाना, जे ना आए तो बस फिर जेड़ा जे तुहाडे चो किसी एक दी समझ आ गई तो वो फिर पैर फड़िया जाए। आहो अच्छा जी, ओ बस बस। अब हम यहाँ से आते हैं और ये कॉपी कोड करते हैं। कॉपी कोड करके हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर सारा पेस्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, मेन फंक्शन वाला बस ये करते हैं कट, और बाकी सबको करते हैं परे हो। ठीक है जी, ये दो को भी हम करते हैं ख़त्म, ख़त्म शुद्ध। लो जी ये हमारा मेन ऐप है, ये रन ऐप है, बस सारा कुछ मेरे ख्याल उसने लिखा हुआ है। अब बस हमें चलाना है और एप्लीकेशन तैयार खड़ी होगी। ठीक है, अच्छा लॉगिन का उसने मेथड बना दिया है, और उसने बाकायदा ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर का एक उसने हमें कंट्रोलर बना दिया है। ऑथ कंट्रोलर मतलब एक ऐसा कंट्रोलर जिसके अंदर साइन इन साइन आउट के फंक्शन पड़े हुए। ठीक है, ये उसने क्या बना कर दे दिया हमें, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है जी, इसके अंदर ये लॉगिन का फंक्शन है, ईमेल और पासवर्ड देंगे। इसमें इसने एक हमारे बड़ा गलत काम किया है, लॉगिन का तो फंक्शन दिया है, लॉग आउट का भी दिया है, साइन अप का तो कहीं नहीं दिया इस कंट्रोलर में। वापस कर दें उसे, यार ये गलत किया यार इसने। अच्छा अभी फ़िलहाल हम इस कंट्रोलर को बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या किया, ये जी चैट का उसने कंट्रोलर बनाया, हमें बना कर दिया। इसमें हम बाकायदा तौर पर मैसेजेस की स्ट्रीम गेट कर सकते हैं, सारे मैसेजेस गेट कर सकते हैं। एक सेंड मैसेज का फंक्शन उसने हमें बना कर दिया है, जिसके ज़रिए हम एक मैप सेव करवा सकते हैं जिसके अंदर मैसेज का कंटेंट होगा और उस यूज़र की आईडी होगी जिसने मैसेज भेजा है, और टाइम स्टैम्प होगा जिस वक्त मैसेज गया है। ये सेंड मैसेज क्या करवाएगा, ये सेव करवाएगा। फिर उसने एक मैसेज हमें बना कर दिया है, फंक्शन बना कर दिया है, सेंड मैसेज टू जेमिनी API। ये क्या करेगा, आपके मैसेज को जेमिनी को पोस्ट करवाएगा, जबकि ये गलत तरीका है, ये ओल्ड तरीका है। लेटेस्ट तरीका जो है वो और है, तो इस फंक्शन को हम ज़रा इसको चेंज करेंगे। सो इस फंक्शन में उसने मार दी है खच, वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने यही वाली चीज़ क्रिएट की होती ना गूगल AI स्टूडियो पर, तो उसने मुझे लेटेस्ट चीज़ देनी थी। चैट GPT जो हमें रिस्पॉन्सेज देता है वो पुराने दौर के, वो देता परफेक्ट है, देता जल्दी है, लेकिन उसके अंदर मसला यही आ जाता है कि वो पुराने हैं।
लेकिन उसके जो जो लेटेस्ट मॉडल भी है चैट जीपीटी के, उसके लिए लेकिन आपको उसको चैट जीपीटी वाले को क्या देना पड़ेगा, रोकड़ा देना पड़ेगा। हाँ वो तो बेटा तुम मार भी जाएंगे तो ना देंगे। अच्छा यो मैसेज आ गया, ये मैसेज का ठप्पा उसने बनाया हुआ है। ये मैसेज का क्या बनाया हुआ है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैसेज का उसने क्लास बनाई हुई है और इस मैसेज की क्लास के सॉरी वेरिएबल्स बनाकर वो आगे सारे काम कर रहा है। तो ये मैसेज का गया, ये उसने आपके लिए बनी बनाई क्या बना दिया जी, लॉगिन का पेज का यूआई भी क्रिएट कर दिया। ओ बल्ले होगी, ठीक हो गया जी, ये उसने यूआई क्रिएट कर दिया है। और ये लॉगिन का जो यूआई है इसको आप सजे खब्बे करके कोई डिफरेंट डायरेक्टरीज में रख के समझने के लिए लॉगिन की क्लास को वहाँ जाके रख सकते हैं। तो भाई रन हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। ये लॉगिन पेज आ गया, ये चैट पेज आ गया जी, ठीक हो गया जी। चैट पेज पर क्या होगा जी, ऐप बार के ऊपर उसने लॉग आउट का बटन बनाया हुआ है जिसके ज़रिए आप लॉग आउट कर सकते हो। ये उसने बॉडी बनाई हुई है उसकी, जिसके अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर होगा। चैट कंट्रोलर के अंदर से वो मैसेजेस की लेंथ को गेट करेगा और मैसेजेस शो करवाएगा और मैसेज का कंटेंट शो करवाएगा और मैसेज की यूज़र आईडी शो करवाएगा। ये क्या बला है ये भी आपको ज़रा ठहर कर समझ आएगी। ये मैसेज कंट्रोलर है जिसके ज़रिए आप मैसेज को क्या करोगे, ये टेक्स्ट फील्ड होगा जिसके ज़रिए आप मैसेज को भेजोगे, सेंड करोगे। और ये आगे बाकायदा उसका आइकन सेंड का भी बना हुआ है। क्या बात है चैट जीपीटी तेरी, मैं कहता हूँ मज़े आ गए। अच्छा हमारी उसने पीछे खच्चे छच्चे हैं, ये मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर भी बड़े मसले मसाइल हैं। तो बहरहाल इसी चीज़ की, इसी मर्ज़ की वजह से आप लोग मेरे पास आए थे कि सर जी हमें एआई के पास भी गए थे पर उसने हमें कक बना कर नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आई। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना हमें चैट एप्लीकेशन खुद बना कर दें। तो इसी मकसद के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को आपके सामने बना रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, माई ऐप में जा रहा है। माई ऐप के अंदर वो होम में जा रहा है, होस्ट कंट्रोलर में, और चेक कर रहा है अगर तो यूज़र साइंड इन है, यूज़र नल है तो कहाँ जाए। अगर तो ऑथ कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ फंक्शन हमें बताएगा, ऑथ कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ यूज़र का डब्बा हमें बताएगा। अगर तो वो यूज़र का डब्बा नल है, खाली है, तो मतलब अभी बंदे को साइन इन आपने करवाया ही नहीं है। तो कहाँ चले जाना, पहले लॉगिन पेज पे। अदरवाइज़ अगर साइंड इन है तो कहाँ जाओगे। तो अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हला लाला कर कि क्या मामला हुआ। हला लाला हो जा, हला लाला नहीं हो रही यार, कोई मसला मसाइल तो नहीं आ गया। आ गया कोई मसला मसाइल आ गया। लो जी क्या मसला है दसो ज़रा हमको। वो कह रही है भाईजान आपने काम शाम बोल दो ज़बरदस्त करके डालने हैं, बराए मेहरबानी एक बार एप्लीकेशन करो बंद, फ्लटर क्लीन मारो, बात दोबारा मेरे को लव्या है। तो हम क्या करेंगे हैं, हम फ्लटर क्लीन मरेंगे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे हैं, फ्लटर करके पब गेट का मत बल दस ये क्या करेंदा है। ओह गुड है, बच्चे छा गया है। कौन सी क्लास में, घर फिट है, मुझे शर्म नहीं आती थी, जल्दी ये चीज़ें सीख गया, हमें जाकर यूनिवर्सिटी में पता चला था, कान फाड़ ला। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, बता क्या चेक करते हैं। अल्लाह करे सी चुंगियां मुकवे सुनो दूर फटे मुँह, फिर कौन सा एरर आ गया है, फायरबेस कोर वेब। अच्छा यो कह रही है कि फायरबेस को अगर आपने वेब पर इस्तेमाल करना है ना तो आपको फायरबेस कोर वेब भी डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं इधर जाकर पहले जेमिनी से पूछ लेता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ क्या वही बात है या हमारे दिमाग को मसला हो गया है। तो हम जाएंगे किधर जाएंगे, जेमिनी किधर गया, चैट जीपीटी चल भी तेरे पास ही आ जाते हैं, ना लड़ हमारे साथ। वाई दिस इशू व्हेन रनिंग ऐप ऑन वेब, थले जाओ पेस्ट करो कॉपी करो रन करो। लेकिन जेमिनी से मुझे प्यार है क्योंकि वो मुझे लेटेस्ट चीज़ें देता है, इसलिए मैं जेमिनी के पास चला जाता हूँ क्योंकि उसने जो मुझे सोल्यूशन बताना है उसमें कोई ना कोई खच होनी है। इसके पास क्या, यो मेरे को क्या कह रही है भाईजान
ये बढ़ गई हूँ, ये बढ़ गई हूँ, ये भी गया, ये बढ़ गई हूँ, ये बढ़ गई हूँ, ये बढ़ गई हूँ, ये बढ़ गई हूँ। यार रोला मेरे को पता है क्या बना है, मेरा ख्याल है पता नहीं मेरे को ये बात सही है या नहीं है। अरे बिल्कुल यही बात सही है यार, जो मैंने कहा था ना चैट जीपीटी काम ख़राब कर देता है। अब उसने जो काम किया ना वो किया उसने पुराने दौर का। आपको पता है कि जो इनिशियलाइज ऐप के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं वो क्या डालते हैं यार, अब आपको यो चीज़ भी बताना पड़ेगा। ये कोड हमें सारा चैट जीपीटी का किसने दिया है, चैट का, और यही वजह है कि कोड पुराना भी है। और भाई क्या है, ओ नहीं यो देखो इसके अंदर फायरबेस इनिशियलाइज़ करते हुए हमने ये बात बतानी होती है कि भाईजान जो आप फायरबेस इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। अगर वेब के लिए कर रहे हैं तो वेब के हिसाब से फायरबेस इनिशियलाइज़ होगी, अगर आहो के लिए कर रहे हैं तो आहो के लिए, और अगर चाहो के लिए कर रहे हैं तो चाहो के लिए। तो हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाईजान क्या हमारी एप्लीकेशन चली है। और आप देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन चल पड़ी है। और वाह और क्लैपिंग आ गया बस जॉब कर जो बनाया कि हाल क्लैपिंग करते तो हमें कहना चाहिए साजी खैर है तो हाल बनाया कि ये तो है इन्हें बनाया, आपने क्या बनाया जी, आपने सर जी कुछ नहीं बनाया, इसलिए हया करें पहले हमें कुछ बना कर दिखाएं। तो भाईजान आप देख सकते हो एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बन चुका है। इसको डेंटिंग पेंटिंग तो आपको करनी आती है ना, छोना मोना अगर बनाना है, ऐप बार शैप बार डालनी है, पप्पू डप्पू करना है, वो आप कर सकते हो। आपको इस बात से क्या गर्ज होनी चाहिए कि लॉगिन का बटन प्रेस करें, साइनअप का बटन प्रेस करें तो साइनअप हो जाए, लॉगिन का बटन प्रेस करें तो लॉगिन हो जाए। अब आपको पता है उसने खच क्या मारी है, उसने बगैर साइनअप करवाए पहले हमें सीधा लॉगिन का कह रहा है। ऐसे हो सकता है भला? तो फिर मारी है ना उसने खच, हया करना चाहिए यार उसे कुछ। तो मैं बहरहाल आपको ट्राई करवा कर दिखा देता हूँ। जैसे abdullah45@gmail.com पासवर्ड है जी abc@123। जैसे भी डालोगे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपने चाहते हो कि वेरीफाइड हो तो बाकायदा उसके अंदर एक और तरीका होता है कि जब आप साइनअप करवाओ ना तो ईमेल भेज दो उसके ऊपर, जीमेल के ऊपर, और कहोगे भाई जाओ पहले जाकर उसको वेरीफाई करो, अदरवाइज दोबारा लॉगिन नहीं होना। तो वो आप फंक्शनलिटी कोडिंग के तरीके से लगा हाँ वो होता है। आप क्लाइंट साइड पर यहीं पर ही चेक डाल देते हो, लॉगिन करने से पहले ही वो आपको बता देता है कि भजन तुमने जो ईमेल डाला ना वो डाले ही खाचा, डाले ही गलत है, ना इसके अंदर @ है, ना इसके अंदर जीमेल है। इसका बाकायदा क्या बनती है, एक वो बनती है, क्या बनती है, फंक्शन बनती है। यार तुमको तो बड़ा पति है। अच्छा तो अब हम लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं और आप देखना साथ ही मुझे क्या एरर आ रहा है, ऊपर एरर आ रहा है, स्नैक बार आ रही है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। अभी ऊपर देखो ज़रा, यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, फायरबेस ऑथ मुझे दे रहा है। ये बेसिकली हुआ क्या है अभी, ये मैं अगर आपको लॉगिन के बटन का पिछला कोड दिखाऊं जो कि यहीं कहीं पर लिखा हुआ है, यहीं कहीं को हम जाकर देखते हैं कहीं पर कहाँ पर है, यो लॉगिन पेज है जो कि आपका फर्स्ट हैंड पर शो हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि जब आप main.art में आप गए थे तो आपने जाकर उस कंट्रोलर में यूज़र के डब्बे को देखा वो खाली पड़ा है, तो आप कहाँ पर चले गए थे, लॉगिन पेज पर डायरेक्ट चले गए थे। अगर भूल ही गए हो तो मैं एक बार फिर ही दिखा देता हूँ। यहाँ इच पर देखो ऑथ कंट्रोलर में पड़े यूज़र के डब्बे को उसने क्या किया है, चेक किया है। और जैसे उसने चेक किया तो पता क्या चला, जो नल है, जैसे उसने देखा नल है तो कहाँ गया, लॉगिन पेज पर गया। और लॉगिन पेज के अंदर कौन सा डब्बा पड़ा हुआ है, बटन पड़ा हुआ है लॉगिन का। उस लॉगिन के डब्बे में उसने क्या काम किया है, ऑथ कंट्रोलर के अंदर पड़े हुए लॉगिन के फंक्शन को क्या किया है, इस्तेमाल किया। और उसको इस्तेमाल करते हुए उसने क्या भेजा है, ईमेल कंट्रोलर में लिखे हुए टेक्स्ट को और पासवर्ड कंट्रोलर में लिखे हुए टेक्स्ट को वो कहाँ लेकर गया, ऑथ कंट्रोलर के अंदर पड़े हुए लॉगिन के फंक्शन में लेकर गया। यहाँ पर आकर उसने फायरबेस ऑथ का जो डब्बा है, फायरबेस ऑथ का जो डब्बा है जो कहाँ बना हुआ है, आपको यहीं पर ही ऊपर बना हुआ नज़र भी आ जाएगा, यांच पर बना हुआ है ऑथ कंट्रोलर के अंदर। फायरबेस ऑथ का ये खाली डब्बा बनाया हुआ है। इस ऑथ के डब्बे के अंदर सारे बने बनाए फंक्शंस मौजूद हुए हैं, जिसके अंदर से एक फंक्शन है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसने हमें एक फंक्शन नहीं बना कर दिया जिसे हम बोलते हैं, और वो जनाब जैसे हमने लॉगिन का बटन दबाया वो ईमेल पासवर्ड को यहाँ पर लेकर आकर उसने साइन इन करवाने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ पर बना ही नहीं हुआ था अकाउंट, इसलिए मैंने आपको वो एरर दिखा दिया।
तो पहले साइन अप करवाना ज़रूरी है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम इस काम को आसान करते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो चैट जीपीटी ने हमें नहीं दिया वो वाला फंक्शन खुद ही बना लेते हैं, नाम रख देते हैं उसका, क्या बात है, साइन अप ना लिख दें यार, नहीं यार साइन अप लिख देते हैं, साइन अप। और इसके अंदर जो फायरबेस ऑथ का जो डब्बा है ना, उसके अंदर है फंक्शन क्रिएट यूज़र विद ईमेल एड्रेस, बाकीच वही रहेगा। और उसके बाद मैं कह देता हूँ, इसके बाद जैसे क्रिएट करें मैं यहाँ से बड़े काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं यूज़र को सीधा होम स्क्रीन पर लेके जा सकता हूँ, यहाँ से जैसे मेरा क्रिएट हो मैं साइन अप का बटन गुम कर सकता हूँ। इन दोनों में से कौन सा काम करवाना चाहूँगा? जैसे ही मैं मतलब वहाँ से लॉगिन के बजाय दो बटन मैं रखने लगा हूँ, एक लॉगिन का बटन, एक साइन अप का बटन। साइन अप के बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यो वाला फंक्शन कॉल होगा साइन अप का, तो साइन अप का फंक्शन फ़ौरन से मेरे वो दोनों फील्ड्स में लिखी हुई वैल्यू के ज़रिए फायरबेस ऑथ के ऊपर क्या क्रिएट कर देगा, अकाउंट क्रिएट कर देगा, और फिर मैं साइन इन कर सकूँगा। तो अब आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ? बस साइन अप के बाद वो मैंने आपको ज़रा आगे ले गया था, चलो वापस ही पीछे आ जाओ। अब हम इसको साइन अप करवा के दिखाते हैं। यहाँ पर हम कहाँ गए, मेन में गए, यहाँ पर जो लॉगिन का बटन लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, यो लिखा हुआ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ रो में, और इस एलिवेटेड बटन के साथ एक और एलिवेटेड बटन को पेस्ट कर देता हूँ, और उसका नाम क्या रख देता हूँ, शाइम अप। और इसके साथ में क्या कर देता हूँ, लॉगिन की बजाय ऑथ कंट्रोलर से कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, साइन अप का। इसको मैं ईमेल और पासवर्ड जो मैंने लिखा है ना वो मैं क्या कर दूँगा, भेज दिया मैंने। अब जब ये होगा तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो उधर एरर आ रहा था ना, फायरबेस ऑथ कंट्रोलर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, वो फिर होना ख़त्म हो जाएगा। और बाकायदा तौर पर आपको यहाँ पर जो है ना फायरबेस ऑथ में इधर गया डिस्प्यूट रिजॉल्वर के ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, साइन इन मेथड, आपको सॉरी यहाँ पर यूज़र्स के अंदर ना बाकायदा तौर पर यूज़र नज़र आ गया। अब मैं आपको कर दिखाने लगा बाकायदा, ये लॉगिन के साथ साइन अप आ गया। अब मैं ईमेल में जाता हूँ और लिखता हूँ हसन बाजी @gmail.com। अब मैं पासवर्ड लिखता हूँ इसका, नो थैंक्स abc@123 ये मैंने किया साइन अप, और ये मैंने एक बटन दबा दिया है। अब मैं यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो लेट्स सी, ओ तेरी हसन बाजी क्रिएट होगी है। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ क्या ऊपर वो एरर आता है, जो मैंने लॉगिन किया, चेक करते हैं ऊपर एरर आया कि नहीं चाहा। इसका मतलब भाई साइन इन हो गया है। लाइक अगर मैं हसन बाजी की बजाय यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूँ हसन बीजे, इस नाम का तो कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। अब मैं लॉगिन ट्राई करता हूँ, ओ तेरी फायरबेस ऑथ फेल्ड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। साइन अप अगर उसका नाम उस बंदे का अकाउंट क्रिएटेड होगा तो ही लॉगिन होगा। सही हो गया। जी बेटा, वो होगा बेटा। देखो लेट्स सी, यहाँ से मैं आपको कंसेप्ट समझाने लगा हूँ। अगर कोई रियल वाला होगा ना, जैसे ही वो साइन अप का बटन प्रेस करेगा ना, आपने कोई रियल एड्रेस डाला तो साथ ही लिंक भी चला जाएगा जीमेल एड्रेस को। उसके बाद वो लॉगिन का बटन प्रेस करता रहेगा, नहीं होगा जब तक वो वहाँ से जाके वेरीफाई नहीं ना करेगा। वहाँ से जाके वेरीफाई नहीं करेगा तब तक लॉगिन नहीं होगा। जैसे ही वहाँ से वेरीफाई कर देगा फिर आप लॉगिन का बटन दबाओगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो अब ये भी करके दिखाओ। हैं? हाँ बेटा दफ़ा हो जाओ। और बुरा नहीं लगता ना मैं दफ़ा हूँ कहता हूँ यार, प्यार से कहता हूँ यार, प्यार से कहता हूँ। ओके है कहता तुम मेरे जेडे हो ना, मैं ये ना हुए उस्ताद तरफ बाहर तैयार दे रही है ऐसी थी तैसी।
अल्लाह के जानता पता था। ओके ओके बेटा दफ़ा। ओके यार ये देखो अब मैं कहता हूँ यार जब मैं अब साइन अप क्रिएट होने के बाद ना यार पता ही नहीं चलता अभी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ये तो काम गलत है ना। अब एक बंदा क्रिएट ही ना हुआ पता तो चला एप्लीकेशन के अंदर कि कोई मामला हुआ है। हाँ स्नैक बार शो करवा दो या फ्लटर टोस्ट शो करवा दो, जो मर्ज़ी शो करवा दो। मैं मोस्टली जो शो करवाता हूँ ना वही शो करवाता हूँ फ्लटर पब ऐड डॉट फ्लटर टोस्ट का हम ये ऐड कर लेते हैं, साइन अप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं ये क्रिएट यूज़र हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, ये हमें यूज़र फ्यूचर यूज़र क्रेडेंशियल रिटर्न करवा रहा है। फ्यूचर ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ये फंक्शन फ्यूचर यूज़र, यानी मैं वेट के पीछे लिख सकता हूँ फ्यूचर यूज़र क्रेडेंशियल के नाम का मैं एक डब्बा बना देता हूँ बिलाल के नाम से और मैं बोल देता हूँ भाईजान क्या मसला है आपको, वैल्यू ऑफ टाइप यूज़र क्रेडेंशियल। वो कह रहा है भाईजान ये जो रिटर्न करवा रहा है ना अगरचे ये फ्यूचर रिटर्न करवा रहा है लेकिन मिलेगा सिर्फ अकेला यूज़र क्रेडेंशियल, आपको ये फ्यूचर साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने एक्स्ट्रा खर्च मार दिया। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि ये जो बात है ना इसके पीछे आपने वेट लगाना है और जो आएगा वो यूज़र क्रेडेंशियल के अंदर एक डब्बा आएगा। अब मैं इसे बोल दूंगा इफ़ बिलाल इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पर ऊपर बता भी देता हूँ कि भाईजान यूज़र क्रेडेंशियल नल हो सकता है और यहाँ मैं कह देता हूँ बिलाल नल। ये क्या कह रहा है, ये मेरे को कह रहा है कि भाईजान ऑपरेंड कैंट बी नल। अच्छा बिलाल डॉट क्रेडेंशियल अगर नल नहीं है, मैंने इस पर चेक लगा दिया, अगर बिलाल क्रेडेंशियल नल नहीं है तो आप शो करवा देना फ्लटर टोस्ट डॉट लिखने से पहले आप क्या कर लोगे, टोस्ट को शो करवाओगे आप, क्या नाम था पैकेज का, कैसे शो करवाते थे, फ्लटर टोस्ट हो नहीं गया, एक मिनट यार, फ्लटर नहीं आया, नहीं हो गया यार, हाँ नहीं हुआ तो ये मेरे ख्याल से चेंज हो गया है पैकेज का नाम फ्लटर। हाँ नहीं यार ये फ्लटर टोस्ट का है, ये लगता है मैंने इंस्टॉल करने का तरीका ठीक नहीं था। अच्छा अब बीच में कोई वो नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, जो है यार सही हो गया, ये डिपेंडेंसी से ऐड होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये फ्लटर टोस्ट आ गया, ठीक है। ये क्या क्या ले रहा है अपने साथ यार, ये कुछ मेरे को समझ नहीं आया। फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट मैसेज यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं जो ये मैसेज है मैं चूँकि गेटेक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ इसके साथ, इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सही है। यहीं से आपने जो जो लफ्ज़ लिखते जाने साथ साथ उसको इंटरनेशनलाइज भी करते जाना, ताकि आप ये कि बाद में वहाँ पर लिख के पूरी एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज बना दें। बिल्कुल, तो ये आपने साथ साथ ही करना है। अब ये जो फ्लटर टोस्ट आया है ये बेहतर नहीं है कि इसको मैं मॉडलराइज़ कर लूँ, मॉडलराइज़ भी कर सकता हूँ इसको, बहरहाल अभी उसका हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पर, अच्छा वैसे गेट डॉट स्नैक बार भी था, ये तो गेटेक्स के अंदर बिल्ट इन है, बताया नहीं आपने। कॉपी करते हैं और फ्लटर टोस्ट हमने वादू का ऐड कर लिया है जो कि नहीं था करना चाहिए। तो आपने पैकेजेस भी सिर्फ गिनती के इस्तेमाल करने हैं, टेंशन नहीं देनी एप्लीकेशन को। जब एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है तो आपने एक और चीज़ के लिए वक्री चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, ई डॉट, इसको मुझे नहीं लिखने की ज़रूरत, इसको मैं ख़त्म करूँगा और मैं pubspec डॉट YAML में जाकर इस टोस्ट को मैं ख़त्म करके पबगेट कर दूँगा और मैं वापस मेन में जाऊँगा
और यहाँ पर मैं इसको मैं कर दूँगा ख़त्म, और इसको मैं गेट स्नैक बार क्या क्या ले रहा है, टाइटल ले रहा है, टाइटल ले रहा है किसके आगे, नहीं, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। नहीं, कुछ गलत है, कुछ छोटा सा ही गलत है। क्या गलत है? 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड बाय स्नैक बार। कह रहा है 2 चीज़ें चाहिए, गेट और स्नैक बार। हाँ, लॉगिनर मैसेज और टाइटल। गुड बेटा, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बैक साइड पर मैं लिख देता हूँ मैसेज और कॉमा, ये 2 चीज़ें मैंने लिख दी। सही है। तो ये मैं ये करने के बाद मैं कहाँ पर मूव कर जाऊँ, यहाँ से मैं बहुत सारी नेविगेशन के लिए बहुत सारे मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जब यूज़र सक्सेसफुली साइन हो जाए तो कहाँ चला जाए, get.to, और किस पेज पर चला जाए, आपका यहाँ पर जो पेज था चैट पेज पर चला जाए। ठीक है जी। ये आप ख़त्म कर दें। अब इधर जाएं, इधर पेज का नाम दें। क्या नाम था पेज का? चैट पेज। ये चैट पेज दिया हमने, और दैट्स इट। अब जो है यूज़र साइन अप होने के फ़ौरन बाद भी चैट पेज पर चला जाएगा, और साथ ही हम अगर साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है तो भी क्या करे जी, चैट पेज पर चला जाए। तो मैं इसे बोलूँगा इफ़ auth डॉट करंट यूज़र। अब आपको पता लग रहा है इफ़ एल्स की क्या फ़ायदे हैं। इफ़ auth डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड, देख रहे हो इसके अंदर बना बनाया हमें मिला हुआ फंक्शन। अगर ईमेल वेरीफाइड हो तो आपने जाना है। तो मैं आपको वो ईमेल वेरीफाई का भी करके दिखा दूँ। ओके, ये मैं यहाँ पर मैंने लॉगिन के अंदर बात ऐड कर दी है कि अगर तो ईमेल वेरीफाइड होगा तो आपने कहाँ चले जाना है, यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली, चैट पेज में चले जाना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपने एल्स इफ़ लगाना है और चेक करना है कि क्या ईमेल वेरीफाइड अगर नहीं है, ये मैंने सेमीकोलन लगाया जिसका मतलब क्या होगा, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है जो हमारी समझ से ही बाहर है तो वो कैच करना है। आपकी एप्लीकेशन टूटेगी नहीं, आपकी एप्लीकेशन हैंग नहीं होगी। ये ट्राई कैच का होता है। हाँ, वो अगला भी बता दूँ। हाँ, फाइनली यहाँ पर नीचे आखिर में आता होता है फाइनली। अगर आप फाइनली के अंदर लिख दोगे, ये ट्राई कैच का बेसिकली होता है। ट्राई कैच होता क्या है कि ये वाला कोड ट्राई करो, अगर कोई एरर आ जाता है, अगर कोई एरर नहीं आता तो क्या ही बात है, अगर कोई नया एरर आ जाता है जो समझ से बात बाहर है तो आप कैच में चले जाओगे। और यहाँ पर जो बात लिखोगे ना वो तो हर हाल में होगी ही होगी। आई लव यू मूसा, मतलब जब ये कोड रन होगा तो ये पहले या तो ये रन होगा या तो ये रन होगा, लेकिन ये हर हाल में रन हो गई होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो बताना यूज़र ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड। ठीक होगा, ये मैसेज करेगा और इसमें चैट पेज पर जाना नहीं चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ पर, लेकिन अब एक बात नहीं आप लोगों को, आपको मुझे पूछनी चाहिए कि सर जी ईमेल सेंड कब हुआ है? आपने जब साइन अप करवाया, यूज़र ईमेल पासवर्ड क्रिएट हुआ है, लेकिन ईमेल तो सेंड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सीन करने के लिए आप साइन अप के पैक उसमें जाओगे, किस में जाओगे, शाइम अप के अपना फंक्शन में जाओगे, और यहाँ पर एक फंक्शन है जो आप कॉल करोगे कि बिलाल डॉट क्रेडेंशियल डॉट, बिलाल डॉट ईमेल था नहीं, बिलाल डॉट क्रेडेंशियल के अंदर पड़ा है। अरे क्यों हमारा इम्तिहान ले रही हो? एडिशन डॉट
यूज़र नेम, प्रोफाइल, ऑथराइज कोड आईडी, नहीं जी नहीं। क्रेडेंशियल में डॉट साइन इन मेथड आ गया, यहीं कहीं पर होना चाहिए। एक्सेस टाइप एज मैप कॉल, अरे कहाँ गई हो? अच्छा नहीं आ रहा, चलो हम दस्ती तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं कि बिलाल डॉट सेंड, बिलाल डॉट क्रेडेंशियल डॉट सेंड ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। कहाँ पर आता था? ऑथ डॉट सेंड पासवर्ड। देखो यहाँ पर आपको सारे आए हुए हैं, यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन करवा के बाकायदा तौर पर आप पासवर्ड रीसेट ईमेल भी, एक ईमेल को रीसेट करने के लिए भी पासवर्ड ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस आए हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, इनमें से हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम है। तो हमें जो चाहिए ना वो चाहिए सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल, हमें ये चीज़ चाहिए। तो अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो मैं कंफर्म करने के लिए फिर भी जेमिनी के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ हाउ टू सेंड ईमेल लिंक फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ से मुझे ये बता देगा कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यही काम जो मैं करने लगा था, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो ये कि योर एक्शन बोर्ड सेटिंग्स, इसके अंदर से जो मुझे समझ नहीं आई वो ये नहीं समझ आई कि अच्छा हाँ, एक तो ये चीज़ बड़ी कमाल है इसमें, ये आपके पास जो बिलाल आया ना बच्चों, इस बिलाल को आप एक यूज़र में रख सकते हो। ये यूज़र का वो क्लास है जो फायरबेस ऑथ की लाइब्रेरी में बनी बनाई होती है, ठीक है। इसको आप इसके डब्बे में रख सकते हो। ये जो ऊपर बिलाल का डब्बा है ना, इसको आप इसमें रख के काम को मज़ीद आसान कर सकते हो। तो मैं यूज़र करंट यूज़र लिख के बिलाल डॉट इसके अंदर होता है बिलाल डॉट यूज़र, ये रहा बिलाल डॉट यूज़र जो कि नल नहीं होगा। बिलाल डॉट यूज़र में से आपने डेटा फैच करना है जो कि नल भी हो सकता है। अब अगले सारे काम मैं ये करूँगा, इफ़ करंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो आपने क्या करना है, अगर नल नहीं है तो फिर आप अगले सारे काम कर सकते हो। यानी आप जो है ना बिलाल के मतलब अब तो हमें बिलाल को यूज़ करना ही नहीं है, अब हमारे पास करंट यूज़र आ गया है। तो मैं करंट यूज़र के लिखूँगा इफ़ करंट यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड है, अगर करंट यूज़र का ईमेल वेरीफाइड है तो आपने साइन इन करवा देना है। एल्स नहीं, अभी तो ये हम साइन अप करवा रहे हैं, तो इसमें तो हम ईमेल वेरिफिकेशन देखेंगे ही नहीं, इसमें तो सीधा हमने लिंक भेजना है। करंट जब हम साइन अप करवा रहे हैं तो हमने ईमेल का ईमेल भेजना है। तो उस केस में आप सिंपली, अगर करंट यूज़र नल नहीं है तो आप भेजोगे इफ़ करंट यूज़र नहीं, इसके अंदर आप करेंगे पासवर्ड भेजना है आपने, तो आप ऑथ में आपका फंक्शन पड़ा हुआ है सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल, और यहाँ पर आप इस करंट यूज़र का ईमेल भेजोगे जो आपके पास क्रिएट इस वक्त फायरबेस पर हो चुका है। जो फायरबेस पर यूज़र क्रिएट हो चुका है उसका ईमेल आप यहाँ पर भेजोगे, और ईमेल भेजने के लिए आप लिखोगे करंट यूज़र का जो ईमेल है वो आपने यहाँ पर भेजना है, जो कि नल नहीं होगा, क्योंकि हमें कंफर्म हो चुका है, जो कि मैंने आपको कर भी अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया है कि इस फंक्शन के ज़रिए आपका ईमेल पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन आपकी वही बात कि काम को फुल ऑथराइज़ करने के लिए हम उस एक लिंक भेज रहे हैं उसको कि जिस पर जाकर वो क्लिक करे और तभी वो लॉगिन कर सके। उस काम के लिए हमने यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाईजान इस ईमेल पर एक आपने क्या भेजना है, लिंक भेजना, इस ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजना। सो अभी ये एक एरर रह गया है जिसके मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ उससे यहाँ पर कि व्हाट शुड आई गिव इनटू दिस। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बेटा ये एक्शन कोड सेटिंग्स किस लिए है। ये बेसिकली इसलिए है अच्छा, इसमें हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ये पहले उसका एक डब्बा ही बना देते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि भाईजान आपको इसमें किस चीज़ से एतराज़ है। तो यहाँ पर जो सिर्फ चाहिए है वो URL चाहिए है, जो कि मैं सरदस्त एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो अगर करंट यूज़र नल नहीं है तो आपने लिंक भी साथ भेज देना है। सो अभी हमारा कोड तैयार है। अब हम देखते हैं कि क्या ईमेल सेंड करने से हमारा लिंक जाता है या नहीं जाता, ठीक है। तो मैं इस एप्लीकेशन को रीसेट करता हूँ और ये हम चैट एप्लीकेशन से किसी और तरफ ही निकल गए हैं। बहरहाल आपको इसके ज़रिए चीज़ों को समझ आना वाकई आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं ये बिलाल सईद 1001@gmail.com पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी पासवर्ड बना देता हूँ इसका और शाइम अप के ऊपर क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या होता है। यहाँ से हम जाते हैं इसमें रन में और देखते हैं कि हमें क्या क्या एरर्स आए हैं। इन एरर्स को हम 1 बाय 1 रिजॉल्व करते हैं। सो फायरबेस ऑथ सेंड साइन इन ईमेल लिंक, ये आपका इशू आया है बेसिकली। यहाँ पर उसने इस ऑथ से ईमेल भेजने से इनकार कर दिया। क्यों किया है? उसकी रीज़न ये है कि मैं ये कोड कॉपी करूँगा और जेमिनी के पास जाऊँगा और जेमिनी से बोलूँगा फेसिंग एरर इन दिस कोड, और फिर मैं जाऊँगा वापस एंड्रॉयड स्टूडियो में और जो इशू आ रहा है उसे करूँगा कॉपी और यहाँ पर उसे पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर मुझे वह एरर का सॉल्यूशन बताएगा। अच्छा जी, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं और इसको हम ख़त्म कर लेते हैं और दोबारा से ज़रा ट्राई करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगर अभी भी इशू आता है तो आई थिंक हमें एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। शाइम अप, अभी भी इशू आ रहा है। कहाँ पर आया है? ओके, यहाँ से लेक्चर जो है ना हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे और ठीक होगा। यहाँ से हम लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे।